नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 2 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस भाग को जरूर पढ़िएगा, जहां हमने ये चर्चा करी थी। जब हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसमें पुरातत्व विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाता है, किस प्रकार से किसी क्षेत्र का उत्खनन किया जाता है और उसके दौरान कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब एक पुरातात्विक किसी क्षेत्र का उत्खनन करवाता है, यानी किसी क्षेत्र की खुदाई करवाता है, तो उसमें जो सामान मिलता है तो वो किस आधार पर ये तय करता है कि ये सामान इतना पुराना है। तो देखो, सामान का टाइम पीरियड निकालने के लिए बहुत सारी जो है विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे तिथि निर्धारण विधि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हम ऐसी बहुत सारी तकनीकों का अध्ययन करने वाले हैं, जिससे हमें यह पता चल पाएगा कि हाँ भाई, कोई चीज़ इतनी पुरानी है तो क्यों और कैसे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी है। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारे मन में ये सवाल हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में सवाल बने रहते हैं तो जवाब मिलने आसान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्खनन माध्यम से यानी खुदाई के दौरान जब कोई सामान मिलता है तो कैसे उसकी तिथि निर्धारित की जाती है कि ये 10,000 साल पुरानी थी, 50,000 साल पुरानी थी। इसके लिए कैसी कैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, ये कहता है कि पुरातत्व में जो शोध होता है, जो रिसर्च होता है, उसमें सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कोई वस्तु अगर है तो कितनी पुरानी है, और अगर वो इतनी पुरानी है तो उस समय की सभ्यता क्या थी। जैसे कि टाइपोलॉजी, अब आप कहोगे टाइपोलॉजी क्या होता है, तो टाइपोलॉजी जो है वो सामानों का वर्गीकृत करता है। टाइपोलॉजी क्या करता है? टाइपोलॉजी सामानों के उनकी डिजाइन के आधार पर, उनकी दक्षता के आधार पर, उनके सुधार के आधार पर, या फिर मिट्टी के बर्तनों हो या फिर गहने हो, उनकी सजावट के हिसाब से उन्हें अलग अलग भागों में बांटता है। तो आपसे कोई पूछे टाइपोलॉजी क्या है, तो टाइपोलॉजी डिजाइन के आधार पर, दक्षता के आधार पर, मिट्टी के बर्तनों या गहनों के आधार पर, उनकी सजावट के आधार पर, यानी कि जो उनका वर्गीकरण है सामानों का, उस सामान का वर्गीकरण का जो अध्ययन है वही क्या कहला रहा है? टाइपोलॉजी कहला रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सपोज डैट कोई लकड़ी भी ली है, मैं यहाँ से ना आपको इस टेबल से समझाता हूँ। जो सारी चीज़ें लिखी है ना, मैं इस टेबल से समझाता हूँ आपको, तो आपको आसान रहेगा। जैसे ट्री रिंग की जो विधि है वो क्या है? वो वृक्ष वलय के बारे में बताती है। वलय का मतलब होता है जो मोड़दार घुमावदार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो पेड़ों की लकड़ी कैसी होती है? वलयदार होती है, घुमावदार होती है। तो जो पेड़ों की लकड़ी का अध्ययन किया जाता है, पेड़ों की लकड़ी का टाइम पीरियड जो निकाला जाता है, उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए ट्री रिंग या वृक्ष वलय विधि का प्रयोग किया जाता है। और इससे हमें लगभग 10,000 वर्ष BC तक के टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। अलग अलग क्षेत्रों में ये विधि अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती है और अलग अलग टाइम पीरियड पता चलता है। यानी कि जो वृक्षों की लकड़ियां मिलती हैं उसमें जो वलय होते हैं, उसमें जो घुमावदार मोड़ होते हैं, वो उन सब चीज़ों का अध्ययन हम कौन सी विधि से करते हैं? वो विधि कहलाती है ट्री रिंग विधि, यानी कि वृक्ष वलय विधि। तो वृक्ष वलय विधि के माध्यम से आप पेड़ों की जो लकड़ी है उसके अंदर जो वलय है, उसके अंदर जो घुमाव है, उससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये कितनी पुरानी है। तो उत्खनन में जब बहुत सारी जगह लकड़ियों के अवशेष दबे हुए मिलते हैं, तो उसका टाइम पीरियड कौन सी विधि से निकाला जाता है भाई? ट्री रिंग विधि से। ऐसी एक विधि है रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि उन पदार्थों के लिए काम आती है जिन पदार्थों में कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं या जैविक तत्व पाए जाते हैं। इससे हम 50,000 वर्ष BC तक का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। यानी खुदाई के दौरान मान लो कोई लकड़ी मिली, तो वो लकड़ी कितनी पुरानी है, इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ट्री रिंग विधि का प्रयोग करेंगे। इसी साथ साथ खुदाई के दौरान कुछ ऐसे तत्व मिले जिसमें कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, तो जो कार्बन के तत्व पाए जाते हैं इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो ज्वालामुखी चट्टाने हैं, जो उसके नीचे चीज़ें दब गई हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक जगह थी पोम्पई, जो कि ज्वालामुखी की राख में पूरी तरीके से दब गया था। तो ज्वालामुखी चट्टानों का अध्ययन कौन सी विधि से किया जाता है?
वो विधि कहलाती है पोटेशियम आर्गन विधि। तो पोटेशियम आर्गन विधि के माध्यम से जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं, इनका टाइम पीरियड निकाला जाता है, और ये टाइम पीरियड लगभग 80,000 वर्ष बीसी तक का निकाला जा सकता है, और उससे अधिक पुरानी चट्टानों का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो कोई चट्टान कितने हज़ार साल पुरानी है, हम कहते हैं 20,000 साल पुरानी है, 50,000 साल पुरानी है, 70,000 साल पुरानी है, ऐसे कैसे कह देते हैं? तो उसके लिए हम पोटेशियम आर्गन विधि का यूज़ करते हैं। अब आपको क्या है, 10,000 साल से लेके 5 लाख साल पुरानी तक चीज़ों का अध्ययन करना है। तो आप यूरेनियम विधि का प्रयोग करोगे, लेकिन ये प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते। जैसे किसी तत्व में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, तो कैल्शियम और कार्बोनेट युक्त जितनी भी चट्टानें होंगी, उनका जो टाइम पीरियड आप निकालोगे वो कौन सी विधि से निकालोगे? यूरेनियम विधि से निकालोगे। और कितनी पुराना तक का टाइम पीरियड निकाल सकते हो? 10,000 से लेकर 5 लाख वर्ष बीसी तक। इसी प्रकार से जो पके हुए मृदभांड मिलते हैं, यानी कि बर्तन मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, पत्थर मिलते हैं, इन सब का जो टाइम पीरियड निकाला जाता है, वो निकाला जाता है थर्मोल्यूमिनेसिस विधि से, यानी कि टीएल डेटिंग विधि से। और ये टाइम पीरियड होता है 1 लाख बीसी तक। इसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं, या फिर ज्वालामुखी जो लावा हो गया, या फिर ऐसी मिट्टी जो 650 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 650 टू 700 डिग्री सेल्सियस तक जली हुई चीज़ें होती हैं, उनके लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो मेथड यूज़ होता है पैलोमैग्नेटिक डेटिंग मेथड। इससे हजारों साल से लेकर लाखों साल पुराने तक जमाव के बारे में पता चलता है कि देखो, एक के बाद एक परतें, एक के बाद एक परतें जो जमती चली गई, तो सबसे नीचे वाली जो परतें हैं वो कितने साल पुरानी हैं? हजारों साल भी पुरानी है तब भी हमें पता चल जाएगा, और लाखों साल पुरानी है तब भी हमें पता चल जाएगा। कौन सी विधि से? ये है पैलोमैग्नेटिक डेंटिंग विधि। इसी प्रकार से जो हड्डियां मिलती हैं खुदाई के दौरान, खोल मिलते हैं, दांतों की परत मिलती हैं, इसका इसका टाइम निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिनिधि, यानी कि ईएसआर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिध्वनि, ईएसआर के माध्यम से इसका टाइम पीरियड निकाला जाता है, और इससे हम 10 लाख साल पहले तक का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ऐसी विखंडन ट्रैक विधि है एक, जिसमें हम चट्टानों, खनिज, लावा, कांच, अभ्रक, इन सब के माध्यम से टाइम पीरियड सेट करते हैं, और ये भी लाखों साल पहले तक का मटेरियल जो है बताता है। तो जब खुदाई के दौरान जो सामान मिलता है, उस सामान की प्रकृति के आधार पर अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं, और अलग अलग विधियों का प्रयोग करके उस वस्तु का टाइम पीरियड सेट किया जाता है, और इसी के माध्यम से हम कह देते हैं कि इतिहास इतना साल पुराना है, ये चीज़ इतने साल पुरानी है, ये सभ्यता इतने साल पुरानी है। जैसे कि हड़प्पा में कार्बन डेंटिंग विधि का प्रयोग करके ये पता लगाया गया कि भाई ये आज से ना 5,000 साल पुरानी है। महापाषाण काल में पत्थरों का अध्ययन, चुंबकीय अध्ययन करके हम बता देते हैं कि ये 5 लाख साल पुरानी है, 20 लाख साल पुरानी है। लाखों लाख साल तक का जो टाइम पीरियड सेट किया जाता है, उसके लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरातात्विक तिथि निर्धारण के लिए किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से इन 6 तकनीकों के बारे में बताओगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, जब खुदाई होती है, उत्खनन होते हैं, तो उसमें जो सामान मिलता है वो दो टाइप का होता है। एक सामान होता है जो समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, और एक सामान होता है कि जो वैसे का वैसा ही दबा रहता है। तो जो अपरिवर्तित श्रेणी के सामान होते हैं, अपरिवर्तित श्रेणी की जो वस्तुएं होती हैं, वो समय के साथ बदलती नहीं हैं। जैसे पत्थर के औजार हो गए, लकड़ी की वस्तुएं हो गई, पौधे और जानवरों के तंतु हो गए। लेकिन कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो समय के साथ उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, कि शायद ये गर्मी की वजह से होता हो। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, धातु की मुद्राएं हैं, इन सब पर जलवायु का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है एथनो आर्कियोलॉजी, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी। यानी कि एक होता है जातीय पुरातत्व, और एक होता है प्रयोगात्मक पुरातत्व। अब इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु कैसे बनाई जाती है। अब तक तो हमने ये पढ़ लिया कि कोई वस्तु मिलती है तो हम उसका टाइम पीरियड कैसे सेट करते हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, जब हमें कोई वस्तु मिलती है तो हमें पता कैसे चलता है वस्तु कैसे बनाई गई होगी। कैसे इतिहास में ये लिख दिया जाता है कि इस वस्तु में ये चीज़ें लगी होंगी। तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? एथनो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ हमें पता लगाई जाती है कि कोई चीज़ बनी है तो कैसे बनी है, उसका कार्य पूरा करवाया गया है तो कैसे कार्य पूरा करवाया गया है, किसी वस्तु को बनाने के लिए किन किन धातु या किन किन पदार्थों का प्रयोग किया गया है, और अगर इन पदार्थों का प्रयोग किया गया है तो ये पदार्थ कहाँ से लाए गए होंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मिट्टी का बर्तन मिला है, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो मिट्टी का बर्तन हाथ से बनाया गया है या फिर उसके लिए चाक चाक जो होता है वो पहिए जैसा होता है ना, वो कुम्हार जिसके ऊपर घुमाता रहता है, तो वो चाक से बनाया गया बर्तन या हाथों से बनाया गया है। ये सब हम किससे पता लगाते हैं? ये सब हम एथनो आर्कियोलॉजी से पता लगाते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी से पता लगाते हैं। यानी कि या तो हम जातीय पुरातत्व से पता लगाते हैं या फिर प्रयोगात्मक पुरातत्व से पता लगाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भैया जो खुदाई के दौरान सामान मिलता है उसका तिथि निर्धारण कैसे किया जाता है, तो बता दोगे? इसके अलावा जो सामान मिलता है हमें कैसे पता चलता है वो सामान कैसे बना, तो इसके लिए आप बता दोगे? इसके लिए एथनो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में यही चीज़ बताई गई है। अब देखो कुछ और तकनीक की बात करते हैं जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्नोलॉजी का नाम है सैम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो बच्चे साइंस में जिनकी ज़्यादा रुचि होगी उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर और गहराई से अध्ययन करते हैं। तो देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप विधि है, ये पता है क्या बताती है? जैसे मान लो कोई वस्तु मिली खुदाई में, तो जो वस्तु मिलेगी उसके ऊपर कुछ निशान भी होंगे, उसके कार्यों के जो निशान भी होंगे, तो उन निशानों का अध्ययन उसके पैटर्न का अध्ययन करती है, तो हम ये कह देते हैं हाँ भाई ये चित्रित प्रतिभांड थे, यानी कि ऐसे बर्तन थे जिनके ऊपर कुछ लाइनें मिली हैं। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोसॉफ्ट जो इस सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से हम वस्तुओं पर छोड़े गए निशानों का अध्ययन करते हैं। बहुत छोटे छोटे जो चिन्ह होते हैं, जो सूक्ष्म चिन्ह होते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आधुनिक तकनीक है। पौधों के रस जैसे कार्बनिक अवशेषों के जो निशान हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चीज़ से अध्ययन कर सकते हैं। तो खुदाई के दौरान जितना भी सामान मिल रहा है, उन सामानों के ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं, जो चित्र बने हुए हैं, उसका अध्ययन हम किससे कर रहे हैं? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिस्टम से कर रहे हैं, जिसे हम SEM भी कहते हैं। इसके अलावा जब एक पुरातात्विद किसी क्षेत्र का उत्खनन कार्य करवाता है और जब उसे सामान मिलता है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखो जैसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, तो वो पता लग गया। वो चीज़ कैसे बनाई गई है वो पता चल गया। अब अगर उसके ऊपर डिजाइन है तो ये डिजाइन कैसे वो करते थे, इसके बारे में। और फिर अगर वो सामान कई सारी सामानों को मिलाकर बना है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी क्षेत्र से व्यापार भी होता होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं एक पुरातात्विक के मन में। तो इसके लिए वो अलग अलग तकनीकों का प्रयोग भी करता है। जैसे कभी कभी किसी वस्तुओं को दो दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, दो मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसके लिए ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस का उपयोग करके ये पता लगाया जाता है कि कोई धातु किस धातु से बनी है और उसके साथ साथ वो किन किन प्रयोगों में लाई जाती थी। जैसे कि ढलाई के लिए किन सामानों का प्रयोग किया जाता था, हथौड़ा किस चीज़ से बनता था, ये सारी चीज़ें हमें ऐसी मिली है। दिल्ली का अगर आप कुतुब कॉम्प्लेक्स का अध्ययन करोगे, तो वहाँ और या फिर दिल्ली का जो मेहरौली का लोहे का स्तंभ है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है उसमें जंग ही नहीं लगता। तो ये सब इसी टेक्नोलॉजी से, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस जो तकनीक है, इसी के माध्यम से पता चलता है कि ये चीज़ें किन किन धातुओं से बनाई गई होंगी। अब अगला प्रश्न ये उठता है, जो सामान मिला है तो इस सामान का यूज़ कैसे होता होगा? क्या वो व्यापार के लिए होता होगा या फिर घरेलू चीज़ों के लिए होता होगा? तो देखो पुरातत्व के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कोई देखो दो ही जगह पर लोग रहते हैं, या तो जल के आसपास लोग रहते होंगे या पूरे के पूरे मैदानी इलाकों में लोग रहते होंगे। अब अगर ये लोग वहाँ रहते होंगे तो ये व्यापार करते होंगे। अब ये व्यापार करते होंगे तो ये किन किन सामानों का व्यापार करते होंगे? अब ये जिन जिन सामानों का व्यापार करते होंगे उसके लिए कच्चा माल कहाँ से लाते होंगे, अन्य सामान कहाँ से लाते होंगे? क्योंकि इतनी बात तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ बनाते वक्त दो या दो से अधिक वस्तुओं का तो मेल उसमें होता ही होता है। तो ऐसे में कुछ जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है, कई बार बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। जैसे जब हमें खुदाई में चीज़ें मिलती हैं तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कच्चा माल कहाँ से आया होगा, किस माध्यम से आया होगा, किस जगह से आया होगा। जब हमें ये पता चलता है कि अलग अलग जगह से आया होगा, तो हम ये पता लगाते हैं कि व्यापार चलता था, विनिमय चलता था, लेन देन चलता था। जैसे कि प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य से हमारे संबंध थे, तो इसके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे पेट्रोग्राफिक परीक्षा, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, एक्सरे, फ्लोरेंसिस और एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इन तकनीकों का प्रयोग करने के बाद हम ये बताते हैं कि कौन सी वस्तु स्थानीय थी, कौन सी वस्तु गैर स्थानीय थी। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा की खुदाई में तांबा मिला। अब भैया इस तांबे का अध्ययन करके पता चला ये तांबा तो हड़प्पा का था ही नहीं, ये तांबा तो ओमानी देशों से मंगाया जाता था। तो कोई चीज़ वहाँ की है, कोई चीज़ वहाँ की नहीं है, इसके लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने ये हाईलाइट कर रखी है। आगे देखो पर्यावरणीय पुरातत्व। अब तक हमने जो है वो मानवीय पुरातत्व का अध्ययन किया है, अब देखो पर्यावरणीय पुरातत्व।
पर्यावरणीय पुरातत्व में जब आप अध्ययन करते हो तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हो। इसके अलावा समुद्री तलछट का अध्ययन करते हो, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद का अध्ययन करते हो, जिससे हमें हजारों साल पहले की जलवायु के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में दो प्रकार के युग रहे हैं, एक गर्म युग और एक ठंडा युग, यानी कि एक टाइम पे बर्फ और एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलती है? ये सब भी हमें उत्खनन से पता चलता है। और जब हम वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो पुरातत्व वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व जो जीव विज्ञान है, इसमें हम पौधों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, जानवरों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन पौधों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। तो जब आप प्राचीन पौधों के अवशेषों का अध्ययन करोगे तो ये अध्ययन क्या कहलाएगा? ये आपका वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। इसके माध्यम से हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पौधों के अवशेषों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि मैक्रो बॉटेनिकल विधि, यानी कि स्थूल वनस्पति विधि उन वनस्पति उन पेड़ पौधों के लिए प्रयोग की जाती है जो आकार में थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। यानी कि कोई पूछे आपसे स्थूल वनस्पति कौन सी होती है या फिर मैक्रो बॉटेनिकल कौन सी विधि होती है, तो मैट्रो बॉटेनिकल वनस्पति वो होती है जो हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे अनाज हो गए, खुदाई के दौरान बीज मिलते हैं, फल मिलते हैं, जले हुए दाने मिलते हैं अनाज के। खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर सूखी या गीली मिट्टी को छानने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिसे हम फ्लोटेशन कहते हैं। अब देखो फ्लोटेशन क्या होता है, जैसे मान लो खुदाई हुई, खुदाई के बाद बहुत सारे चीज़ें मिली। अब उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, उन मिट्टी के नमूनों को हम पानी और हल्के कार्बनिक पदार्थों में मिलाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको फ्लोटेशन विधि क्या होती है। तो फ्लोटेशन विधि में खुदाई के दौरान जो मिट्टी के नमूने मिलेंगे, उस मिट्टी के नमूने को ये पानी में और हल्के कार्बनिक पदार्थों में मिलाएंगे, जो तैरकर इसमें से फिर चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी और फिर इनके सूखने के बाद इनकी जांच की जाएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि पौधे के अवशेष कितने पुराने हैं, उनकी छाप कैसी है, मिट्टी के बर्तनों पे जो छाप है वो कैसी है। ये सब चीज़ें ऐसे पता लगाते हैं ये लोग, और हम सोचते हैं यार इन्होंने ऐसा कैसे क्या दिया। इसके लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप विधि का बड़े पैमाने पर प्रयोग भी किया जाता है। तो स्थूल वनस्पति कौन सी वनस्पति होती है या फिर मैक्रोबॉटनिकल चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिनकी आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसके लिए क्या करता है इतिहास, इसके लिए पुरातात्विक क्या करता है, तो खुदाई के दौरान जो मिट्टी के नमूने मिलते हैं उसे क्या करता है, वो पानी में मिलाता है और हल्के कार्बनिक पदार्थों में मिलाता है, जिससे इसके सारे पदार्थ जो होते हैं तैरते हुए अलग हो जाते हैं और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। कुछ वनस्पति इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। वो इतनी छोटी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंस वगैरह का यूज़ करते हैं, मिट्टी के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें आता है पराग, और क्या आता है, फाइटोलॉथिक विश्लेषण। अब ये क्या होता है, तो आपको पता ही है हर एक फूलों में, पत्तियों में परागकण मौजूद होते हैं। तो ये परागकणों का जो अध्ययन है, इससे हमें वनस्पति के उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। परागकणों का अध्ययन या फिर पैलिनोलॉजी क्या कहलाती है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम वनस्पति में उतार चढ़ाव का अध्ययन करते हैं कि पेड़ या खुली घास के जो मैदान थे, कहीं पर पेड़ थे या खुली घास के मैदान थे या फिर कहीं पर वन थे। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, परागकणों का अध्ययन करने के बाद। और इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से जो फाइटोलॉथिक विधि है, तो फाइटोलॉथिक विधि के अंतर्गत हम पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी है इसका अध्ययन करते हैं, जो कि प्राचीन अवसादों में मिले होते हैं। अगर आप मिट्टी का अध्ययन करोगे, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि बड़े पैमाने पर जो टिलाइट चट्टानें थी, जो अवसादी चट्टानें थी, इससे हमें पता चलता है कि ये कितनी कितनी पुरानी थी। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, प्लास्टर मिलते हैं, पत्थर के औजार मिलते हैं, जानवरों के दांत मिलते हैं। तो इन सब का अध्ययन हमें बड़े पैमाने पर करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम के लोग किस किस चीज़ों का प्रयोग करते होंगे। जैसे कि फाइटोलॉथिस जो विधि है, इससे का विधि करने के बाद हम मनुष्य द्वारा विभिन्न पौधों के उपयोग के बारे में पता चलता है कि मनुष्य इस पौधे का उपयोग कैसे करता होगा। तो कोई आपसे पूछे कि मनुष्य पौधों का उपयोग कैसे करता होगा, इसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो फाइटोलिथ्स विधि का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियो आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जियो आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक सूक्ष्म जीव और एक स्थूल जीव। और अभी मैंने बताया स्थूल जीव कौन होते हैं, जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो, और सूक्ष्म होते हैं वो जो बहुत ही छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में आते हैं कीटभक्षी, कृतंक यानी कि बहुत छोटे छोटे कीड़े, चमगादड़ पक्षी, मछली, मोलास्क, ये सब सूक्ष्म जीवों में हैं। जबकि स्थूल जीवों में आते हैं बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो आप इंटरनेशनल जितने भी म्यूजियम है उसमें बहुत सारी हड्डियां देख सकते हो, खासतौर पर यूरोपीय, जहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ा कि पुरातात्विक जब किसी क्षेत्र का उत्खनन करता है
तो उस उत्खनन में जो सामान मिलता है उसका तिथि निर्धारण वो कैसे करता है, उसका टाइम पीरियड वो कैसे सेट करता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, हमने ये पढ़ा। जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्या, जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व यानी कि एथनो आर्कियोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ बहुत सारी तकनीकों के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि प्राचीन पौधों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पुरातत्व वनस्पति विज्ञान। आई होप सो आपको चीज़ें देखो समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें तो कठिन है, ये बात तो आपको ही पता है कि अब आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, तो चीज़ें तो टफ हैं, लेकिन चीज़ें बहुत आसान हैं अगर हम उसे गहराई से अध्ययन करें तो, एक एक लाइन को 4 4 बार पढ़ें तो। अब हम ये बात करने वाले हैं कि पुरातात्विक जब किसी क्षेत्र की खुदाई करते हैं, वहाँ से जो सामान मिलता है वो उसके आधार पर कैसे बताते हैं कि यहाँ के लोग क्या खाते पीते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो पर्यावरण के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, पौधों और जानवरों के अवशेषों के बारे में करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो लोग क्या खाते पीते होंगे, कैसे वो जीवन का निर्वाह करते होंगे, और इसके लिए भी भाई अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार बताओ, कोई बंदा मरा हुआ है, किसी बंदे के कंकाल मिले हुए हैं, हड्डियां मिली हैं, तो फिर उससे ये पुरातात्विक कैसे पता लगा लेते हैं कि ये क्या खाता होगा। तो आपको पता है जितनी भी चीज़ें खाई जाती हैं उसमें अलग अलग तत्व होते हैं। तो मान लो किसी की हड्डी में कोई तत्व ज़्यादा पाया गया, किसी की हड्डी में कोई तत्व कम पाया गया, तो इस आधार पर हम ये कह देंगे ये बंदा ये खाता पीता होगा। जैसे आज से 10,000 साल के लोग पहले क्या खाते पीते रहे होंगे, कैसे पता चला ये। तो जो उनकी हड्डियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं, उसका अध्ययन करके बताया इन्होंने भैया ये क्या खाते होंगे, और इसके बारे में कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ये अभी हमें बताया जाएगा। तो आहार का मतलब ये है कि हम क्या क्या चीज़ें खाते थे। मनुष्य का आहार कैसा था, क्या वो गेहूं जौ मक्का चावल ये सब खाता था, या फिर जो है वो मांसभक्षी था, मांस खाता था। उदाहरण के लिए खुदाइयों में एम्फोरा मिला है। एम्फोरा एक टाइप का बर्तन था जिसके अंदर ये रोम साम्राज्य के लोग शराब या जैतून के तेल रखकर भेजते थे एक जगह से। लाखों एम्फोरा मिला है खुदाई के दौरान, लाखों। तो एम्फोरा क्या था, एक प्रकार का बर्तन था जो कि रोमन साम्राज्य के दौरान मिला था, और वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो थी ये पता चलता है कि इसमें लोग वो शराब भर के या जैतून का तेल रखते थे। इसके अलावा पौधों के अवशेष, पशुओं के अवशेष मानव आहार के बारे में जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो अलग अलग कारणों से उसमें परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन आता है खाद्यान्न की वजह से कि वो क्या क्या चीज़ें खाते थे। व्यक्तिगत भोजन के जो बारे में जानकारी है वो पेट की सामग्री से पता चलती है। इवन जीवाश्म मानव मल जो होता है, जीवाश्म जो मानव मल होता है, उसके अध्ययन से भी हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। यानी कि मल के अध्ययन से भी हमें पता चलता है कि इंसान क्या क्या खाता होगा। वैसे तो आपको पता ही है पेट की सामग्री शायद ही कभी बचती होगी, लेकिन जो जीवाश्म मल है उसके अध्ययन को क्रोपोलॉजी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे जीवाश्म जो मल है, तो जीवाश्म मल का अध्ययन तो जीवाश्म मल का मतलब तो सभी समझ रहे हो ना भाई। तो जीवाश्म जो मल है इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को बोलते हैं हम क्रोपोलॉजी। और इसी मल का हम विश्लेषण करते हैं, इस मल का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पता चलता है लोगों ने क्या खाया होगा। इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे हड्डी के टुकड़े मिले हैं, पौधे के फाइबर मिले हैं, लकड़ी का जो कोयला मिला है, बीज मिले हैं, मछली के अवशेष मिले हैं, पक्षी सांप के टुकड़े मिले हैं, सीप के टुकड़े मिले हैं। तो इन सब का हम ये अध्ययन करते हैं, इनके मल अवशेष का अध्ययन करते हैं कि भाई ये चीज़ क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। और ये अध्ययन कहाँ किया जाता है, क्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चलता है इतिहास एक विस्तृत विषय है और ये बहुत सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं जैव पुरातत्व की। तो भोजन से प्राप्त पोषण को निर्धारित करने के लिए बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम आइसोटॉपिक तकनीक कहते हैं, जो कि हड्डियों पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं वो अलग अलग हमें प्रोटीन, अलग अलग विटामिन, ये सब चीज़ें देता है। तो आइसोटॉपिक विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अध्ययन करते हैं। जैसे 15N, 14N, 15N, 13C, ये एक रेशो होता है, शाकाहारी और मांसाहारी आहार का संकेत देता है कि कौन बंदा शाकाहारी था, कौन बंदा मांसाहारी था। यानी कि नाइट्रोजन आइसोटॉपिक विधि के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि मनुष्य क्या खाता था, क्या नहीं खाता था। जैसे अगर कोई बंदा शाकाहारी होगा तो उसकी हड्डी में स्ट्रोटियम ज़्यादा मिलेगा, तो किसी की हड्डी में स्ट्रोटियम ज़्यादा मिला तो हमने कह दिया यहाँ के लोग शाकाहारी रहे होंगे। तो इस प्रकार से अनेक विधियों का प्रयोग करके सारी चीज़ें पता लगाई जाती हैं भैया कि कौन से लोग क्या चीज़ें खाते थे, क्या चीज़ें पहनते थे, किस चीज़ का प्रयोग करते थे। अब हम बात करेंगे प्राचीन समय की जांच परख। तो देखो भाई, प्राचीन काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है। मानव वैज्ञानिकों ने 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा है मनुष्य को। कि सबसे पहले मनुष्य कैसा था, घुमक्कड़ था, शिकारी समूह था, जिसके बारे में अगले चैप्टर में बात की जाएगी। फिर समाज क्या हुआ, खंडों में बटा हुआ था। फिर समाज ऐसा आया मुखिया तंत्र, जिसमें एक मुखिया होता था और बाकी पूरा समाज उसके अंडर में रहता था। और फिर राज व्यवस्था शुरू हुई।
तो पुरातात्विक द्वारा बहुत सारी चीज़ों की आलोचना की गई है, बहुत सारे समय-समय पर संशोधन किए गए हैं कि जो ये घुमक्कड़ जो समूह लोग थे, इनकी बस्तियाँ अस्थायी होती थी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते थे, जबकि हम मुखिया तंत्र में बस्तियाँ स्थायी होती थी, वहाँ पर एक मुखिया होता था और सीमाओं की सुरक्षा की जाती थी, शहरों और कस्बों की स्थापना की जाती थी। तो अतीत में मनुष्य द्वारा जितने भी साक्ष्य छोड़े गए हैं, इससे हमें मनुष्य की सोच के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो, कहीं पर कुएँ मिले हैं, कहीं पर स्नानागार मिले हैं, कहीं पर सड़कें मिली हैं, तो इसका पता चलता है कि मनुष्य की जो सभ्यता थी, वो कैसी थी? उच्च सभ्यता थी, मनुष्य की सोच उच्च थी। लेकिन कहीं पर ये सारी चीज़ें नहीं पता चलता है, तो ऐसे ये पता चलता है कि मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं था, मनुष्य निम्न सोच का था। जैसे पाषाण काल का अध्ययन, पाषाण समझते हो ना, पत्थर, जहाँ पर पाषाण काल का अध्ययन का मतलब यही है कि कोई लिखित लिपि थी नहीं उस समय, लोग लिखना बोलना जानते ही नहीं थे। तो वहाँ का सारा इतिहास हमें पाषाण काल से पता चलता है, यानी कि पत्थरों का अध्ययन करके पता चलता है। पत्थरों के ऊपर बहुत सारे चित्र बने हैं, बहुत सारी नक्काशियाँ बनी हैं, इससे हमें मनुष्य के जीवन के बारे में पता चलता है कि मनुष्य किन किन चीज़ों का प्रयोग करता होगा। जैसे गुफाओं के अंदर जानवरों की अगर चित्रकारी बनी है, तो इससे कई सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो मनुष्य अपने आसपास जानवरों को ही देखता होगा, उसकी कल्पना में जानवर होंगे, वो उन्हीं का शिकार करता होगा। कल किस जानवर का शिकार करना है, इसके लिए शायद वो चित्र बनाता होगा, क्योंकि मनुष्य की भाषा तो विकसित नहीं हुई होगी ना। इसके अलावा मनुष्य कैसे धर्मों का प्रयोग करता था, क्योंकि धर्म तो मनुष्य के अस्तित्व का एक बहुत ही बड़ा अंग है ना। कैसे देवी देवताओं की पूजा करता था, ये सब हमें कैसे पता चलता है? तो खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ मिलती हैं, पूजा के स्थल मिलते हैं, इससे पता चलता है कि मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति का था या नहीं था। उदाहरण के लिए बाघौर के ऐतिहासिक मंदिर मिले हैं हमें। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत सारे ना कब्रें मिलती हैं, इन कब्रों में डीएनए विधि का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जेनोग्राफिक विधि भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है, देखो हर व्यक्ति के शरीर में एक डीएनए होता है। अब इस डीएनए के माध्यम से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सभ्यता एक जैसी है या अलग अलग है। और ये सभ्यता जो शुरुआत हुई वो अफ्रीका से शुरू हुई। तो यहाँ से हमने देखो कितनी सारी विधियों का अध्ययन किया। तो आपके मन में जब भी ये प्रश्न उठे कि भाई इतिहासकार ने ये चीज़ कही तो कैसे कही, तो आप ये मान लेना इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। लास्ट में हम एक चीज़ क्या और पढ़ रहे हैं और फिर यहीं पे लेक्चर को रोकेंगे। जलमग्न पुरातत्व। अब देखो, अब तक हमने ज़मीन की बात करी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जलों में भी तो डूब गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जो जलों में डूब गई हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जलमग्न पुरातत्व का के अंतर्गत इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो पुरातत्व की कई सारी शाखाएं हैं और उसकी एक ही शाखा क्या कहलाती है, जलमग्न पुरातत्व। इसके अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो पानी के अंदर डूब गई हों, जैसे झील के अंदर डूब गई हों, नदी के अंदर डूब गई हों, समुद्र के अंदर डूब गई हों। तो ऐसे में जो समुद्र के अंदर बहुत सारे जहाज डूब गए हैं, बहुत सारे बंदरगाहों में हम देखते हैं कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो समुद्र से जुड़ी हुई थी और बहुत सारे जहाज डूब गए थे वहाँ पर। जैसे कि आपको पता है टाइटैनिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटैनिक के टुकड़े भी डूब गए हैं। आपको प्राचीन काल में पता है एक क्षेत्र था द्वारका, जो श्री कृष्ण की द्वारका थी, ये माना जाता है वो पानी के अंदर ही बसाई गई थी। तो आज भी जलमग्न पुरातत्व के माध्यम से ये अध्ययन किया जा रहा है, क्या वाकई में द्वारका थी। और वर्तमान में पुरातात्विकों को कुछ अवशेष मिले भी हैं द्वारका के समुद्र के अंदर। इसी प्रकार से भूमध्य सागर के अंदर भी कई सारे जहाज डूब गए थे, उनकी खोज की गई है। लोह युग से ही बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा था। तो इन जहाज़ों के अवशेषों से, वनस्पतियों के अवशेषों से जो पानी के अंदर डूबी गई हैं, इससे ये पता चलता है कि मनुष्य पहले क्या समुद्री व्यापार करता था या नहीं करता था। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में अब तक हम ये पढ़ चुके हैं एक इतिहास को जानने के लिए, एक इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। आगे चैप्टर में कुछ साइट्स के बारे में बताया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में बताया गया है, जैसे भीमबेटका, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और सांची के बारे में इसमें विस्तृत से बताया गया है। तो देखो, तो जल्दी जल्दी इन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि भारत में जो खुदाइयाँ हुई, उनसे हमें कौन कौन से स्थल मिले, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीमबेटका की। तो जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी होंगे भाई, और जिस इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं वो अखंड भारत का अध्ययन है, और अखंड भारत मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश उसमें शामिल हैं। तो जब आप भीमबेटका की बात करोगे तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के भोपाल से मिली हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो कि लगभग रायसेन जिले में हमें मिलती है। इसकी खोज 1957 में करी थी। किसने करी थी, वीएस वाकणकर ने करी थी। यहाँ के पहाड़ों से हमें बलुआ पत्थर के बारे में पता चलता है। यहाँ से 700 से अधिक गुफाएं मिली हैं और शैल गुफाएं मिली हैं, जिससे हमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पता चला है। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं। कौन से जिले में है, रायसेन जिले में है। इसकी खोज कब की गई, 1957 में की गई। किसने करी, वीएस वाकणकर ने करी।
और यहाँ से हमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में पता चलता है। यहाँ से हमें लाल गेरुए पत्थर के बारे में पता चलता है और इस यहाँ की चित्रकारी से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य किस प्रकार की चीज़ें करता होगा। यहाँ की चित्रकारी में जो चीज़ें मिली है, हमें शिकार करने की चित्रकारी मिली है, मछली पकड़ने की, शहद को इकट्ठा करने की, डांस की, और कुछ दृश्य ऐसे मिले हैं जो कबीले धर्मों से जुड़े होंगे। तो 7वीं सहस्त्राब्दी बीसी तक के बारे में हमें भीमबेटका की गुफाओं से पता चलता है। एक सहस्त्राब्दी में ध्यान रखना 1000 साल होते हैं, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं और एक सहस्त्राब्दी में 1000 साल होते हैं। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा, यूनेस्को ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक शाखा है, यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल का घोषणा करी थी। किसको? भीमबेटका को। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का वर्णन कीजिए, तो भीमबेटका के बारे में बताओगे। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। एमपी में भी कहाँ पर? भोपाल के पास रायसेन जिले में है। और इसकी स्थापना 1957 में किसने करी? वीएस वाणकर ने करी। 700 से अधिक गुफाएं मिली हैं और शैल गुफाएं मिली हैं। मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की जो संस्कृतियां मिली हैं, बहुत सारी चित्रकारियां मिली हैं जिसमें मनुष्य क्या क्या कार्य करता होगा ये पता चलता है। और 7वीं सहस्त्राब्दी बीसी तक के टाइम पीरियड के बारे में इससे हमें पता चलता है। और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगली जो सभ्यता हमें मिली है, मेहरगढ़ की सभ्यता मिली है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास के क्षेत्र में बोलन घाटी में था, जो कि उस समय भारत का क्षेत्र था। ये मेहरगढ़ की खुदाई से हमें 200 हेक्टेयर तक फैले हुए क्षेत्र के बारे में पता चला है। 7 व्यावसायिक स्थलों के बारे में पता चला है। नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल के बारे में भी हमें यहीं से पता चलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हमें पत्थर के बहुत सारे औजार मिले हैं। इसके अलावा पॉलिश की गई कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ब्लेड आधारित छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है यहाँ के लोग औजार के लिए पत्थरों का प्रयोग करते होंगे, धातुओं का यूज नहीं करते होंगे। इसके साथ साथ यहाँ से फिरोजा पत्थर, लाजवर्द मणि भी मिली है, जो कि इससे पता चलता है कि इन लोगों के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से संबंध रहे होंगे। मेहरगढ़ से हमें शुरुआती जीवन गतिविधियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है कि किस प्रकार से पत्थरों का उपयोग पौधों की कटाई के लिए और जानवरों के शिकार के लिए करते थे। अब हम हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो हड़प्पा नाम का एक गांव था जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे ना भाई, तो उसमें विस्तृत रूप से इसके बारे में बताया गया है। 1920 में आसपास यहाँ पर खुदाई की गई और इसका नाम सभ्यता इसलिए, हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा ही खोजा गया था और इसकी जो बस्ती थी लगभग 150 हेक्टेयर की थी। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। और लोग बागों से पूछोगे तो पता क्या बताएंगे? हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे था। तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां सिंधु नदी के किनारे थी। हड़प्पा जो गांव था वो रावी नदी के किनारे था। लेकिन आज के टाइम पे ये नदी इस गांव से 10 किलोमीटर दूर बहती है। ये ऊंचे से दुर्ग पर आधारित, दुर्ग पर है, बहुत ऊंचे चबूतरे पर है, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारे कब्रिस्तान और बहुत सारे बर्तन वर्तन मिले हैं, जिससे हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। ऐसी मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत बड़ा स्थल था, लगभग 200 से 250 हेक्टेयर तक फैला हुआ था। ये भी वर्तमान में सिंध प्रांत, जो कि उस समय भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंधु नदी से 5 किलोमीटर दूर के आसपास पे था। ये कौन? मोहनजोदड़ो। यहाँ से बहुत बड़े भंडार गृह मिले हैं, जिससे पता चलता है लोग अनाज को सुरक्षित रखते होंगे। इतने नहीं, पुरोहित के कॉलेज मिले हैं, सभागार मिला है, सड़कें मिल के नमूने मिले हैं, नालियों के नमूने मिले हैं, मन के बनाना, मिट्टी के बर्तन, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्नानागार के बारे में पता चलता है और खुदाई से बहुत सारे कुएं, लगभग 700 कुएं पता चलते हैं। ये जिससे पता चलता है पानी के लोग जो थे कुओं पर और स्नानागारों पर निर्भर थे। इसी प्रकार से एक और बस्ती मिली थी, धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ के पास में है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े हड़प्पाई स्थलों में से एक है, जिसकी चर्चा हम 5वें और 6ठे चैप्टर में और भी अच्छे से करेंगे। यहाँ की खुदाई से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे। धौलावीरा जो शहर है, यहाँ पर उच्च शहर, मध्य शहर और निचला शहर, 3 भागों में शहर को बांटा गया था। इसी प्रकार से एक जगह और है तक्षशिला। जब हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे तो तक्षशिला के बारे में और पढ़ेंगे। तो तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्व पाकिस्तान के रावलपिंडी में है आज के टाइम पे। और कभी ये मौर्य शासनकाल के दौरान तक्षशिला एक बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध और जैन धर्म भी यहाँ पर बहुत फला फूला था। तक्षशिला में 3 टीले मिले हैं, भीर, सिरकप और सिरसुख। भीर सबसे पुराना शहर है, जो कि 5वीं 6ठी शताब्दी बीसी पहले का था। मौर्य काल के दौरान तक्षशिला बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा हुआ था। ऐसी जो सिरकप है, ये दूसरी बस्ती है, जिसकी दूसरी शताब्दी में स्थापना हुई होगी। यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसके अलावा कुषाणों ने, कुषाण वंश का जब शासन था भारत में, तो सिरसुख स्थल के बारे में एक नया शहर बसाया गया था। तो पूरा तात्विक किस प्रकार से किस स्थल की खुदाई करते हैं,
किन विधियों का प्रयोग करते हैं और भारत में कौन कौन सी जगह इन विधियों के माध्यम से खोजी गई हैं। तो भीमबेटका, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, तक्षशिला, ऐसी अमरावती। अमरावती की अगर आप बात करोगे तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो कि धान्य कटक के टाइम इसे धान्य कटक के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलकर ये सतवाहन वंश की राजधानी थी। यहाँ से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, किलेबंदी मिली है। इसके अलावा अमरावती में बहुत सारे स्तूप मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से सांची, सांची भी कहाँ पर है, एमपी में है। और सांची से भी हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। ये मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पीरियड से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। कौन? सांची। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध मठों के बारे में पता चला है। खुदाइयों में यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्तूप मिला है। वैसे तो 3 स्तूप मिले हैं, लेकिन जो स्तूप एक है वो सबसे बड़ा स्तूप है, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरे और तीसरे स्तूप के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पर खुदाइयों से ये भी पता चलता है कि तोरण द्वार थे। अब देखो तोरण द्वार पता क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह एंट्री गेट बनाए जाते हैं बड़े बड़े। तो जो एंट्री गेट बड़े बड़े, जैसे जो लोग खाटू श्याम जाते होंगे, तो खाटू श्याम जाने से पहले वो एक बड़े से एंट्री गेट के पास फोटो खिंचवाते हैं, उसे तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तोरण द्वार कहते हैं। इसी प्रकार से जो स्तूप 2 है वो मुख्य परिसर से थोड़ा दूर स्थित है। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? स्तूप 1 है। और स्तूप 2 थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पर बहुत सारे चित्र अंकित किए गए हैं और यहाँ पर तोरण द्वार नहीं है। स्तूप 1 में तोरण द्वार बनाया गया है। खुदाइयों से हमें बौद्ध शिक्षकों के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से जो स्तूप तीसरा मिला है, कहाँ से? सांची से। तो जो स्तूप नंबर 3 मिला है, इससे हमें एक व्यक्ति सारिपुत्र और एक व्यक्ति मौदगल्यालन के बारे में पता चलता है, और ये दोनों ही बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य रहे होंगे। इसके अलावा विदिशा नामक एक समृद्ध व्यापारी के बारे में पता चलता है, एक शहर के बारे में पता चलता है जो विदिशा नाम का शहर था, और ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिससे हमें दान के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से राजा बड़े बड़े दान किया करता था। तो पुरातत्व केवल प्राचीन काल के बारे में नहीं बताता, साथ साथ ये भी बताता है कि कौन सा क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे दिल्ली के महरौली में जो लाल कोट में खुदाई से चीज़ें मिली हैं, इससे हमें उसके टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि उस समय वो शहर किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने क्वेश्चन देखा होगा। अगर आप 2023 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो कि मैंने चैनल पे अपलोड भी कर रखा है, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, या फिर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई ये वाली जगह किस लिए प्रयोग होती थी, ये वाला नाम किस लिए प्रयोग होता था। तो ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में इतनी गहराई से अध्ययन करने का मौका देती है इग्नू की ये बुक्स। तो इन्हें अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ो, गहराई से अध्ययन करो, तो चीज़ें पता चलेगी। जैसे आपको बोले सांची में कितने टाइप के स्तूप पाए गए? 3, स्तूप 1, स्तूप 2 और स्तूप 3। और इसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? स्तूप पहला। अब आप कहोगे स्तूप क्या है? तो जमीन से ऊपर टीले नुमा करती, इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया था। इन्हें क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक भी जरूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।